नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। प्रहार में बात करेंगे टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में है। ऑस्ट्रेलिया से 2023 में मिली हार का बदला लेने के इरादे से कल मैदान में उतरेगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के सोशल मीडिया पोस्ट पर संग्राम छिड़ गया है। महिला नेता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को ट्वीट कर अनफिट खिलाड़ी बता दिया है, जिसके बाद से वो क्रिकेट फैंस के निशाने पर आ गई हैं। शमा मोहम्मद ने विवादित टिप्पणी करते हुए भारतीय कप्तान को मोटा खिलाड़ी बताया। अब तक के भारतीय टीम के सबसे खराब कैप्टन की लिस्ट में डाला है, जिसके बाद अब विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को नफरत की दुकान बताते हुए अटैक किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीम इंडिया के मनोबल को तोड़ने के लिए कांग्रेस नेता काम पर जुट गए हैं। तो ऐसे वक्त में जब रोहित शर्मा की लीडरशिप में, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भारतीय टीम लगातार एक के बाद एक मैच जीत रही है, ऐसे वक्त में ये कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर शमा मोहम्मद, जिन्होंने रोहित शर्मा को अब तक का सबसे अनफिट कप्तान करार दिया है। बॉडी शेमिंग की है रोहित शर्मा की। और जैसे ये ट्वीट उनका वायरल होता है, जैसे ही एक्स पर पोस्ट वायरल होता है, वैसे ही क्रिकेट फैंस के निशाने पर आ जाती हैं डॉक्टर शमा मोहम्मद। और बीजेपी भी आरोप लगाने लगती है, बीजेपी अटैक करने लगती है। बीजेपी ने कहा है कि ये नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये टीम इंडिया के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको जानकारी दे दें, शमा मोहम्मद ने अपने ट्वीट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर विवादित टिप्पणी की। रोहित को मोटा, अनफिट खिलाड़ी बताया, भारत के क्रिकेट इतिहास का सबसे खराब कप्तान करार दे दिया। उस खिलाड़ी को टारगेट किया जिसके सेल्फ लेस गेम की दुनिया तारीफ करती है। दुनिया भर के क्रिकेट धुरंधर रोहित शर्मा की अटैकिंग अप्रोच की तारीफ करते हैं। अपने बेतुके बयान को जस्टिफाई करने के लिए शमा मोहम्मद विराट कोहली की कैप्टनशिप से रोहित की तुलना कर रही हैं। शमा मोहम्मद ने कहा कि भक्त टाइप के लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो अपना बयान बदलने वाली नहीं है, यानी वो अपने बयान पर कायम है। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये भक्त लोग। मैं आज ये भी कहना चाहती हूं, जब विराट कोहली ने शामी के साथ खड़े रहे थे तो कितना उनके ऊपर बीजेपी के लोग ने क्यों हमला किया। वो एक अच्छा कैप्टन है, आगे से लीड करते, वो रन स्कोर करते हैं विराट कोहली। और जैसे शामी को उसने समर्थन दिया, उनके अपने टीममेट को समर्थन दिया, वो एक कैप्टन करते हैं। और जब भी कोई और टीम, दूसरे टीम के प्लेयर अच्छे करते, वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करते हो। तो विराट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कैप्टन है। और उनको जो हमला किया था, हमला उनके खिलाफ बीजेपी ने बोल दिया था उस समय, जब विराट ने समर्थन दिया शामी को, वो गलत था ना। वो क्यों उनको क्यों आक्रमण किया बीजेपी के लोग? वो गलत है। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? तो दूसरे खिलाड़ी की तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी की तारीफ की आड़ में मौजूदा कैप्टन पर सवाल खड़े करना, मौजूदा कैप्टन की टैलेंट पर सवाल खड़े करना, उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े करने की वजह से शमा मोहम्मद अब निशाने पर आ चुकी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के बयान पर अब सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने खुद को शमा मोहम्मद के बयान से अलग कर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा कि शमा मोहम्मद को ऐसे बयान से बचना चाहिए। कांग्रेस समर्थन नहीं करती किसी भी तरीके से रोहित शर्मा का योगदान हिंदुस्तान के लिए कम नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि नफरत की दुकान पर ही कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस को भारत की कोई उपलब्धि नहीं पचती है। राहुल सोनिया से प्रेरणा लेकर शमा मोहम्मद ने बयान दिया है। सोची समझी साजिश के तहत यह बयान दिया गया है। राहुल गांधी अपने ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं देखते हैं। कांग्रेस पार्टी को भारत की कोई भी उपलब्धि जो है हजम नहीं होती। भारत की अगर कूटनीतिक उपलब्धि होती है,
कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। भारत की सैन्य शक्ति कोई उपलब्धि हासिल करती है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, कांग्रेस उस पर सवाल खड़ी करती है। भारत की स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना और उनकी कैप्टनसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का पताका लहराता है। जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है। पर कांग्रेस को नफरत है भारत से। ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है। तो कांग्रेस ने किनारा जरूर कर लिया है शमा मोहम्मद के बयान से, लेकिन क्या कोई कार्रवाई शमा मोहम्मद पर कांग्रेस करेगी, ये बड़ा सवाल है। अब जो लोग रोहित शर्मा पर सवाल उठा रहे हैं, रोहित शर्मा पर सवाल उठाने वालों को हिटमैन के रिकॉर्ड पर एक बार नजर जरूर डाल लेनी चाहिए। रोहित की इस जनरेशन के सबसे बेस्ट ओपनर्स में गिनती होती है। रोहित ने अब तक 67 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 4000 से अधिक रन बनाए हैं। टेस्ट में रोहित शर्मा के 12 शतक हैं। वहीं वनडे की बात करें तो 271 वनडे, इंटरनेशनल में रोहित के 11,000 से ज्यादा रन हैं और उन्होंने 32 शतकीय पारी खेली हैं। T20 इंटरनेशनल में भी रोहित का शानदार रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा ने 159 T20 इंटरनेशनल में 4,231 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शानदार जो अर्धशतक हैं वो भी शामिल हैं। तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड एक बार देख लेना चाहिए उन लोगों को, खासकर शमा मोहम्मद जैसी नेताओं को, जिन्होंने उन्हें अनफिट करार दिया है। अब लगातार इस पर बीजेपी की रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का रिएक्शन सामने आया है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस की बकवास मंडली रोहित शर्मा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। नकवी जी, जिस तरीके से कांग्रेस की नेता बॉडी शेमिंग कर रही हैं, आरोप लग रहा है उनके ऊपर रोहित शर्मा को लेकर, क्रिकेटर, कांग्रेस पार्टी फ्रीलांसर बकवास बहादुरों का बसेरा बनती जा रही है। अब ऐसे ये फ्रीलांसर बकवास बहादुर हैं जो कि अज्ञानता से भरा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। रोहित शर्मा जी ने एक बेहतरीन हमारे खिलाड़ी हैं। उन्होंने समय समय पे साबित किया है कि किस तरह से वो भारत की आन बान शान को 4 चांद लगाएं। अब उसके लिए जो है वो कांग्रेस पार्टी के फ्रीलांसर बकवास बहादुरों की जो बकवास मंडली है वो इस तरह की बात करेगी तो ये बैड टेस्ट में है। आगे बढ़ेंगे प्रहार में। अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में आज हुए बवाल की। दिल्ली में जब से बीजेपी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। विधानसभा में आज नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल रिठाला से बीजेपी विधायक कुलवंत राणा सदन में अपनी बात रख रहे थे। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक उनके बीच में बोलने लगे। इसके बाद आप विधायक संजीव झा और बीजेपी विधायक कुलवंत राणा के बीच जबरदस्त बहस हो गई। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर विजेंद्र गुप्ता अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए और किसी तरह मामला शांत करने की कोशिश करने लगे। तो दिल्ली विधानसभा के अंदर यह हंगामा नया नहीं है। जब से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है, विपक्ष में आम आदमी पार्टी बैठी है, तभी से लगातार सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के विधायकों का निलंबन भी किया गया था। लेकिन जब सदन में वापसी हुई तो फिर हंगामा देखने को मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा में बवाल की शुरुआत कैसे हुई? जब बीजेपी विधायक कुलवंत राणा सदन में बोल रहे थे, बीजेपी विधायक आप सरकार के दौरान घोटालों का जिक्र कर रहे थे, तो आप विधायक बीच में बोलने लगे। इसके बाद कुलवंत राणा का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और तीखी बहस देखने को मिली। चोर लोग, चोरी से आए थे तुम लोग, तुम ईमानदार हो रहे, बोलते रहे बेशक। इसने ऊ कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास में हूं करने की? कल का बच्चा मेरे से हूं कर रहा है। वक्तव्य जारी रखें। अनुशासन का पालन करें आप। अरे जो छेड़ रहे हैं अनुशासन का पालन करना, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। वो कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ, तो मैं बोल नहीं रहा गलती। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है अपना स्थान ले, आप जारी रखिए अपना क्या समझाएं? अला तू
तो सब बैठिए लाएगा ना। बैठिए। तेरे जितनी जिंदगी से हाउस में रहा हूं मैं। विशेष उल्लेख मुझे सब में लाएगा, कल का बच्चा आज तेरे गुंड नहीं है और कम बोला कि बैठिए। बोला आज के बाद मैं बता रहा हूँ आज के बाद। बैठिए। हाँ बैठिए। अध्यक्ष जी, अरे गुंडा तू चुप सभी रह, बैठ सदस्यों जा से मेरा आराम से। अनुरोध है बेटा बैठ जा कि आराम अपना से, स्थान ले आराम से रह ले। और आराम से QAT को आगे चलने दें। अरे मैं बोला तेरे को, मैं कुछ बोला हूँ गलत? कुलवंत राणा जी। मैं गलत बोला हूँ? ऐसे कर, बोल क्या बोल रहा है? संजीव झा जी, आप केयर से बात करिए। मैं आप मुझसे बात करिए ना। सुनाएगा मेरे को। बैठिए 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 हाँ आप बैठिए। खुद अपना रहा, ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ। बैठिए। बोल सब लोग बैठेंगे। बोल। दरअसल दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए घोटालों का जिक्र किया जाए, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई जाएं और इसी का विरोध सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से किया जाता है। फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता समेत पूरी बीजेपी कैग को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करने की चुनौती दे रही हैं। कितने बड़े बड़े घोटाले और किस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट को इतने साल उन्होंने पेश नहीं होने दिया। आप समझ रहे हैं कि कितनी चीज़ें इसमें उजागर होके आ रही है। और अभी तो 2 रिपोर्ट पेश की है केवल, अभी 12 रिपोर्ट्स और आनी है। इन 12 रिपोर्ट्स में और कितनी चीज़ें इनकी आने वाली है। दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता उनकी एक एक कारगुजारी को देख रही है, कैसे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली में आए, पर बेईमानी की हर सीमा को उन्होंने लांघा। दिल्ली विधानसभा में अब तक 2 सीएजी रिपोर्ट पेश हुई हैं। पहली सीएजी की रिपोर्ट 25 फरवरी को केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर आई थी, तो वहीं दूसरी सीएजी रिपोर्ट 28 फरवरी को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर पेश हुई थी। इन दोनों ही रिपोर्ट में आप सरकार की कई बड़ी गड़बड़ियां उजागर हुई थी, जिसे लेकर अब बीजेपी उन पर हमलावर है। आतिशी मार लेना, क्योंकि संवाद लोकतंत्र की ताकत होती है। आपने जो काले कारनामे किए हैं, अगर उस पर चर्चा सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में हो रही है तो आप आइए और सुनिए, और अगर आपको लगता है कि तथ्य ठीक नहीं है तो जवाब दीजिए। लेकिन अपने चोरी, अपनी लूट और अपने पापों को छुपाने के लिए आप अनेक आडंबर का सहारा लेंगी, झूठ बोलेंगी और बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उससे कुछ हासिल नहीं होना है। विधानसभा का सत्र चालू है, वहाँ आइए, बात रखिए अपनी। और दिल्ली की सरकार तो इसलिए हमारी मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि भाई हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और आप बात नहीं करेंगे हम तो रखेंगे। सीएजी की रिपोर्ट छुपाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। अब वो रिपोर्ट अगर विधानसभा पटल पर है तो चर्चा तो होगी, पता तो चलेगा कि हेल्थ के एक्साइज में कैसे आपने चोरी किया, घोटाला किया। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे अब बिहार की, जहां आज विधानसभा का बजट सत्र है और आज बजट पेश किया जाएगा। उसके पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जोरदार अटैक किया। तेजस्वी ने कहा कि उनकी उम्र भले ही कच्ची है लेकिन उनकी जुबान पक्की है, इसलिए वो जुमलेबाजी नहीं करेंगे। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो 36 साल के हैं, 75 साल के नहीं। अभी तक उन्होंने जो कहा है वो करके भी दिखाया है। अब तेजस्वी यादव ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा तो एनडीए की तरफ से जोरदार जवाब आया। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस चुनाव में तेजस्वी की सबसे करारी हार होने वाली है, क्योंकि पिछले चुनाव में वो चिराग पासवान के पर्दे के पीछे से सहयोग की बदौलत 75 सीट जीते थे। अशोक चौधरी ने सलाह दी कि तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर राजनीतिक भविष्यवक्ता का काम शुरू कर देना चाहिए। मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। तेजस्वी जी को नेता विपक्ष का पद छोड़ करके राजनीतिक भविष्यवक्ता का पद ग्रहण करना चाहिए, तभी उनके लिए उचित रहेगा। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक वो भविष्यवक्ता की तरह कर रहे हैं, ये इनका अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, फिर ये इनका अंतिम बजट है, उस लोगों को ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं। लेकिन जनता किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में
हम लोग को लगता है तेजस्वी जी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन चिराग जी के पर्दे के पीछे के सहयोग से उन्होंने 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और 2025 में तेजस्वी जी का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। इस बीच लालू यादव ने बहुत बड़ा दावा किया। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव के सीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी है। लालू ने कहा कि चुनाव के बाद बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। तो लालू यादव एक बार फिर आरजेडी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठने के सपने सजा रहे हैं, तो बीजेपी उनके इन सपनों पर कटाक्ष कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को तुरंत जवाब दिया। गिरिराज ने कहा कि लालू का सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि बिहार के लोग फिर पुराने दौर में लौटना नहीं चाहते। गिरिराज ने कहा बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है और अब उसे लूट, डकैती और फिरौती का लालू का मॉडल मंजूर नहीं है। तो लालू यादव जी, आपके बेटे आप लॉन्च करना चाहते हैं अपने डीएनए पर, क्योंकि बेटे का तो कोई अपनी कमाई है नहीं, तो आपके डीएनए में लूट है, बलात्कार है, डकैती है, आगजनी है, फिरौती है। आप ये सारे आपके रोजगार के मॉडल हैं। बिहार अब डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार विधानसभा में आज बजट पेश होना है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी कुछ देर में अपना दूसरा बजट पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले विपक्ष विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। आरजेडी नेता अपनी डिमांड्स की तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनावी साल है और ये आखिरी बजट नीतीश सरकार का होने जा रहा है, जिसे देखते हुए विपक्ष भी पूरी तरीके से इस वक्त सरकार पर हमलावर है, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। चुनावी बजट है, लिहाजा लोकलुभावन होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बिहार सरकार का पिछले साल का बजट करीब 2.78 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था। इस बार बजट 3.25 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी संकेत दे चुके हैं कि बजट लोगों को खुश करने वाला होगा, लेकिन बजट के पिटारे से क्या निकलता है, इस पर सभी लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं।